यानंतर प्रश्न मित्रांनो अतिशय महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा को किस रूप में स्वीकृत किया गया है? तर 4 पर्याय मित्रांनो। नंबर 1 सहकार्यालयी भाषा, मान्यता प्राप्त भाषाओं में से एक। नंबर 3 आहे शिक्षा में द्वितीय भाषा आणि नंबर 4 आहे मित्रांनो उपकार्यालयी भाषा। तर याचं अचूक उत्तर मित्रांनो या ठिकाणी आहे सहकार्यालयी भाषा। तुम्हाला याचं स्पष्टीकरण सुद्धा या ठिकाणी मी देऊ इच्छितो कि भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा को सहकार्यालयी भाषा के रूप में स्वीकृत किया गया है तथा भारतीय संविधान में हिंदी को कार्यालयी भाषा का स्थान भी दिया गया है। तर मित्रांनो ऑप्शन क्रमांक 1 याचं उत्तर बरोबर आहे। चला त्यानंतरचा प्रश्न आहे निम्नलिखित में से कौन सा पठन के समय का कार्य है? चला मित्रांनो तर 4 पर्याय आहे। पठन के समय का कार्य है समूह। ऑप्शन नंबर 1 समूची कक्षा की गतिविधि के रूप में अध्यापक शिक्षार्थियों के साथ पठन से पहले पाठ्य सामग्री के मुख्य बिंदु पर चर्चा करता है। नंबर 2 शिक्षार्थियों से कहा जाता है कि वे कहानी में आए किसी एक पात्र के रूप में स्वयं को माने और अपने अनुभव डायरी में लिखे। नंबर 3 अध्यापक घर में पाठ्य सामग्री का मौन पठन करता है और उस सामग्री को कक्षा में पढ़ने के लिए तैयारी के साथ आता है। नंबर 4 है ऑप्शन मित्रांनो कक्षा को 4-4 से समूह में विभाजित किया जाता है और बारी बारी से पठन सामग्री का पठन किया जाता है। अध्यापक बच्चों को पाठ्य सामग्री को समझने के लिए डिकोडिंग में सुगमता प्रदान करता है। तर मित्रांनो पठन के समयचं कार्य कोणतं आहे? तर नंबर 4 ऑप्शन है कक्षा को 4-4 के समूह में विभाजित किया जाता है और बारी से पठन सामग्री का पठन किया जाता है। अध्यापक बच्चों को पाठ्य सामग्री को समझने के लिए डिकोडिंग में सुगमता प्रदान करता है। तर याचं स्पष्टीकरण मित्रांनो खाली आहे कि कक्षा को 4-4 के समूह में विभाजित किया जाता है और बारी से पठन सामग्री का पठन किया जाता है। अध्यापक बच्चों को पठन सामग्री को समझने के लिए डिकोडिंग में सुगमता प्रदान करता है। तर ऑप्शन क्रमांक 4 सगळ्यांच्या लक्षात आला असेल मित्रांनो। चला त्यानंतरचा प्रश्न आहे भाषा क्या है? तर 4 पर्याय आहे। तर भाषामध्ये नंबर 1 ऑप्शन है व्यवस्थाओं की एक व्यवस्था है। नंबर 2 व्याकरणिक व्यवस्था है। नंबर 3 एक वैज्ञानिक व्यवस्था है आणि नंबर 4 सामाजिक संस्था आहे। तर मित्रांनो भाषा ही एक व्यवस्थाओं की व्यवस्था आहे म्हणजे व्यवस्था मध्ये ती एक व्यवस्था आहे। याचं स्पष्टीकरण है कि जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों को प्रयोग करते हैं। भाषा के प्रकार है मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तर भाषा काय आहे मित्रांनो? तर भाषा व्यवस्थाओं की एक व्यवस्था आहे त्याचं अचूक उत्तर आहे। चला तर मित्रांनो यानंतरचा प्रश्न अतिशय महत्त्वाचा आहे जो कि PYQ आहे। रूप कंसामध्ये फॉर्म आधारित उपागम के माध्यम से भाषा के व्याकरणिक पहलुओं का अध्यापन क्या अर्जित करता है? तर मित्रांनो कार्यविधिक ज्ञान, घोषणात्मक ज्ञान, विषय वस्तु का ज्ञान और वस्तु ज्ञान। तर मित्रांनो याचं अचूक उत्तर आहे रूप फॉर्म आधारित उपागम के माध्यम से भाषा के व्याकरणिक पहलुओं का अध्यापन क्या अर्जित करता है? तर अचूक उत्तर आहे घोषणात्मक ज्ञान। चला मित्रांनो याचं स्पष्टीकरण सुद्धा आपण या ठिकाणी बघू शकता कि रूप फॉर्म आधारित उपागम के माध्यम से भाषा के व्याकरणिक पहलुओं का अध्यापन घोषणात्मक ज्ञान अर्जित करता है। घोषणात्मक ज्ञान का अधिगम या तो अर्थपूर्ण अधिगम या रटकर सीखना हो सकता है। ज्ञान मनुष्यों का एक उच्च संगठित बौद्धिक उत्पाद है जिसमें व्यक्तिगत अनुभव, कौशल्य, विभिन्न संदर्भों की समझ शामिल है, जिसमें हम अपनी गतिविधियों को संचालित करते हैं, इन सभी को आत्मसात करते हैं और इन सभी को एक ऐसे रूप में वर्णन करते हैं जिसे दूसरों को संप्रेषित किया जा सकता है। तर मित्रांनो याचं अचूक उत्तर आहे घोषणात्मक ज्ञान। हे सगळ्यांच्या लक्षात आलं असेल। चला यानंतरचा अतिशय महत्त्वपूर्ण प्रश्नाबद्दल आपण थोडंसं डिस्कशन करूया। 4 नंबरचा प्रश्न आहे मित्रांनो निम्नलिखित में से कौन सा आकलन उद्देश्य के बारे में सही है? कौन सा आकलन के उद्देश्य के बारे में सही है? तर आकलनचा जे काही उद्देश असतो तो कोणता योग्य आहे या ठिकाणी आपल्याला बघायचं आहे। आकलन शिक्षार्थी को यह सूचित करने के लिए किया जाता है कि उसने क्या सीखा है। नंबर 2 आकलन यह जानने के लिए किया जाता है कि विद्यार्थी ने क्या नहीं सीखा है। आकलन शिक्षार्थियों को यह बताने के लिए किया जाता है कि कक्षा में वरीयता के अनुसार वह कहाँ है। तर मित्रांनो इथं नंबर 2चा ऑप्शन उत्तर योग्य आहे। आकलन यह जानने के लिए किया जाता है कि विद्यार्थी ने क्या नहीं सीखा है। तर हे त्याचं योग्य उत्तर आहे। तर हा आकलनचा योग्य प्रकारे उद्देश आहे। मित्रांनो आतापर्यंत आपण बरेचसे प्रश्न बघितले, जवळजवळ
7 ते 8 प्रश्नांचं स्पष्टीकरण मित्रांनो आपण या ठिकाणी बघितलेलं आहे। तर मित्रांनो ही सिरीज आपण कंटिन्यू करणार आहोत। येणाऱ्या CTET एक्झामसाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण प्रश्न आहेत मित्रांनो, आणि या प्रश्नांचा जर तुम्ही चांगल्या प्रकारे सराव केला तर निश्चित तुम्हाला परीक्षेमध्ये त्याचा फायदा होऊ शकतो मित्रांनो। चला मित्रांनो, चॅनलला आमच्या सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि फॉलो करा। धन्यवाद। हाय नमस्कार मित्रांनो, आपण अतिशय महत्त्वपूर्ण प्रश्नांची सिरीज जे की CTET 2026 मध्ये आपणा सर्वांना या सर्व प्रश्नांचा चांगल्या प्रकारे फायदा होईल। CTET मध्ये मित्रांनो आपण हिंदी या विषयावरील पॅडागॉजी संदर्भामध्ये काही प्रश्न पाहणार आहोत, जे की तुम्हाला परीक्षेच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे आहेत। आणि मित्रांनो हे सर्व प्रश्न PYQ आहेत, प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन आहेत, त्यामुळे तुम्हाला या प्रश्नांचा निश्चित चांगल्या प्रकारे फायदा होऊ शकतो। चला तर मग मित्रांनो आपण काही प्रश्न घेऊया। यामध्ये पहिला प्रश्न आहे, निम्नलिखित में से कौन से वर्तमान भाषा अधिकम दृष्टि से सही है। मित्रांनो बघा प्रश्न अतिशय सुंदर आहे। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तमान भाषा अधिकम दृष्टिकोन से सही है। तर बघा मित्रांनो यासाठी आपल्याला 4 पर्याय दिलेले आहेत। यामध्ये श्रवण, वाचन, पठन, लेखन, ध्यान देना और चिंतन एक रेखीय तरीके से विकसित होते हैं। बी ऑप्शन है, श्रवण, वाचन और पठन पहले विकसित होते हैं और उसके बाद लेखन विकसित होता है। भाषा अधिगम में लेखन सबसे बाद में विकसित होने वाला कौशल्य है। और नंबर 4 ला ऑप्शन है मित्रांनो, श्रवण, वाचन, पठन और लेखन, ध्यान देना और चिंतन साथ साथ विकसित होते हैं। तर मित्रांनो आपल्याला नंबर 4 नंबरचा ऑप्शन आहे अतिशय योग्य आहे। चला याचं आपण विस्तारित स्पष्टीकरण सुद्धा बघूया। तर कशा प्रकारे हे योग्य आहे बघा। आता बघा याच्यामध्ये श्रवण, वाचन, पठन और लेखन, ध्यान देना और चिंतन साथ साथ विकसित होते, म्हणजे वर्तमान भाषा अधिगम दृष्टीमध्ये हे उत्तर आपल्याला अतिशय या ठिकाणी योग्य आहे। तर याचं विस्तारित स्वरूप दिले कि यह वर्तमान भाषा अधिगम दृष्टि से सही है। अनुभव तथा प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अधिगम की प्रक्रिया अनौपचारिक तथा औपचारिक परिवेश में घटित हो सकती है। तर मित्रांनो चला या प्रश्नाचं उत्तर नंबर ऑप्शन क्रमांक 4 आहे। चला दुसऱ्या प्रश्नाकडे आपण जाऊया। पठन अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है, इसका तात्पर्य क्या है। इसका क्या तात्पर्य है। तर बघा ऑप्शन नंबर 1, पठन स्वनिम ध्वनियों के समूह, शब्द और वाक्यों से शुरू होता है। नंबर 2, पठन पढ़ी गई सामग्री के प्रति समझ और उसके प्रति बोध है। नंबर 3, पठन के अंतर्गत शिक्षार्थियों को पढ़ी गई सामग्री से भिन्न भिन्न अर्थ की निकालना चाहिए। और नंबर 4 आहे, पठन वर्णमाला के अक्षरों और पढ़ी गई सामग्री के शब्दों को डिकोड करना है। तर मित्रांनो याचं योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर 2, पठन अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। याचं तात्पर्य तर मित्रांनो हे आहे की पठन पढ़ी गई सामग्री के प्रति समझ और उसके प्रति बोध है। तर याचं विस्तारित स्वरूप आपण या ठिकाणी बघूया कि पढ़ी गई सामग्री के प्रति समझ और उसके प्रति बोध से है। पढ़ना अथवा पठन भाषा के 4 कौशल्यों में से एक है। यह एक सार्थक, उद्देश्यपूर्ण एवं चिंतन प्रधान प्रक्रिया है जो पठन के दौरान केवल सस्वर पठन नहीं बल्कि सामग्री की भी बोध प्रक्रिया है। तर मित्रांनो ऑप्शन नंबर 2 याचं योग्य उत्तर आहे। चला आता प्रश्न क्रमांक 3 कडे मित्रांनो आपण जाऊया। बघा कक्षा 5 की एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को 5-5 समूहों में बांटती है। वह उन्हें कुछ थीम और टॉपिक देती है जिन पर उन्हें राय का संग्रहीकरण करना है। विभिन्न पहलुओं पर लोगों का साक्षात्कार लेना और उनकी व्याख्या करनी है। आंकड़ों के संग्रहीकरण व व्याख्या के आधार पर रिपोर्ट लिखनी है। इसे किस रूप में जाना जाएगा। प्रदत्त कार्य, परियोजना का कार्य, पठन का थीम अनुसार उपागम और शब्दावली अधिगम। तर मित्रांनो याचं अचूक उत्तर आहे परियोजना का कार्य। तर बघा कि कक्षा 5 की एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को 5-5 समूह में बांटती है और उन्हें कुछ थीम और टॉपिक देती है और उनका संग्रह करती है। तब उसके बाद व्याख्या भी करती है और उन आंकड़ों का संग्रहण की व्याख्या के आधार पर रिपोर्ट लिखती है। तर उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम परियोजना का कार्य कहेंगे। तर त्याला आपण परियोजना का कार्य असं म्हणू शकतो। याचं विस्तारित स्वरूप सुद्धा मित्रांनो आपण थोडक्यामध्ये या ठिकाणी बघूया। कक्षा 5 की एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों